हेलो फ्रेंड्स, आज अपन रियल एनालिसिस का एक बेहद इम्पॉर्टेंट लेक्चर करेंगे डेरिवेटिव चैप्टर का, और वो है रोल प्रमेय का कथन दो और उसे सिद्ध करो। ठीक है, तो रोल प्रमेय जो एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है बेटा अपने, तो इसका स्टेटमेंट क्या है पहले मैं वो लिखूँगा आपको। ठीक है, और फिर इसके बाद अपन इस थ्योरम का प्रूफ भी करेंगे। इंग्लिश में इसको रोलीज थ्योरम भी बोलते हैं ऐसे, तो आपकी अच्छे जो चीज़ आप कर लेना। और स्टेटमेंट क्या है इसका वो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने कि यदि समवर्त अंतराल AB में फलन f, यदि समवर्त अंतराल AB में फलन f इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि फलन, पहली कंडीशन क्या है इसकी R1, उस पहली कंडीशन को अपन नाम देंगे R1 से, कि समवर्त अंतराल AB में फलन f सतत हो, फलन f क्या हो, सतत हो। ठीक है, R2 क्या है दूसरी कंडीशन इसकी, कि विवृत अंतराल AB में अवकलनीय हो, विवृत अंतराल AB में अवकलनीय हो। और तीसरी कंडीशन है रोल प्रमेय की क्या, कि FA इज इक्वल टू FB, कि A पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसके बराबर हो, B पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो। ठीक है, तब विवृत अंतराल AB में, तब विवृत अंतराल AB में कम से कम एक बिंदु C ऐसा विद्यमान होगा कि f' इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। ठीक है, ये रोल प्रमेय अपने। ठीक है, और रोल प्रमेय का स्टेटमेंट एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर समवर्त अंतराल AB में कोई फलन f इस प्रकार परिभाषित है कि समवर्त अंतराल AB में फलन f सतत है, विवृत अंतराल AB में फलन f अवकलनीय है, A पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू B पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, तो विवृत अंतराल AB में कम से कम एक बिंदु C ऐसा विद्यमान होगा कि f' का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस प्रमेय का जो स्टेटमेंट है बेसिकली उसका ज्यामितीय अर्थ भी एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, और इसका प्रूफ भी एग्जाम में आ जाता है, और इसका एक और अर्थ है बीजीय अर्थ। वो तीनों ही अर्थ इसके पूछे जाते हैं अपने। तो आज मैं खाली इसका प्रूफ कराऊंगा, और कल इसका ज्यामितीय अर्थ भी बताएंगे अपन और बीजीय अर्थ भी बताएंगे। ठीक है, तो प्रूफ क्या है इसका, प्रूफ लिखते हैं अपन। देखो, चूंकि फलन f(x), अब देखो फलन f(x) समवर्त अंतराल AB में सतत है तो ये परिबद्ध होगा, और परिबद्ध है तो क्या होगा, अपने उच्चक और निम्नक को ग्रहण करेगा। तो चूंकि फलन f(x) समवर्त अंतराल AB में सतत है, अतः परिबद्ध होगा, अतः f परिबद्ध होगा। ब्रैकेट में लिख देना परिबद्धता प्रमेय से। ठीक है, तथा AB में, AB जब भी बोल रहा हूं तो एक क्लोज बना रहे हैं अपन, तथा AB में उच्चक एवं निम्नक को ग्रहण करेगा, उच्चक एवं निम्नक को ग्रहण करेगा। माना कि फलन f के उच्चक तथा निम्नक, क्रमशः कैपिटल M तथा स्मॉल m है। ठीक है, इसलिए कैपिटल एम का मान क्या होगा, या तो स्मॉल एम से बड़ा होगा या स्मॉल एम से छोटा होगा। ठीक है, तब
मॉस्टेस्ट प्रमेय से, तब मॉस्टेस्ट प्रमेय से, मॉस्टेस्ट प्रमेय क्या कहती है कि यदि फलन f समवर्त अंतराल ab में सतत है तो कम से कम एक बार अपने उच्चक और निम्नक को ab के अंदर अवश्य ही प्राप्त करेगा। तब मॉस्टेस्ट प्रमेय से देयर एग्जिस्ट c, d बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ab, ताकि FC इज इक्वल टू कैपिटल M तथा FD इज इक्वल टू स्मॉल m। ये बात समझ में आती है अच्छी तरह से कि मॉस्टेस्ट प्रमेय क्या कहती है कि यदि फलन f समवर्त अंतराल ab में सतत है तो उस अंतराल में कम से कम एक बार अपने उच्चक को और उस अंतराल में कम से कम एक बार अपने निम्नक को अवश्य प्राप्त करता है। तो मैंने C पॉइंट पर ये कह दिया कि ये अपने उच्चक को प्राप्त कर रहा है और D पॉइंट पे कह दिया कि ये अपने निम्नक को प्राप्त करता है, और ये C और D पॉइंट कहाँ है, समवर्त अंतराल AB में है। ठीक है, अब इसके बाद अपने को प्रूफ क्या करना है कि f' का मान 0 करना है, जबकि C क्या है, विवृत अंतराल AB में है। तो देखो अब यहाँ दो केस लेते हैं अपन, क्योंकि कैपिटल M का मान किससे बड़ा है, स्मॉल m से, या फिर कैपिटल M किसके बराबर है, स्मॉल m के। तो वो कहता है स्थिति एक, स्थिति एक क्या है बेटा, यदि अपन ले रहे हैं कैपिटल M बराबर स्मॉल m, तब fa इज इक्वल टू fx बराबर fb इज इक्वल टू कैपिटल M बराबर स्मॉल m फॉर ईच x बिलोंग टू ab। ठीक है, और उस केस में इट इम्प्लाइज fx क्या हो गया, अचर है, इट इम्प्लाइज fx क्या है, अचर है, और इट इम्प्लाइज f' इज इक्वल टू 0 फॉर ईच x बिलोंग टू ab। यहाँ तो देखो क्लोज इंटरवल में आ गई ये सारी चीज़, अपने को तो चाहिए थी ओपन में, तो ओपन तो छोटा हो गया इससे, तो इट इम्प्लाइज f' इज इक्वल टू 0 फॉर ईच c बिलोंग टू ओपन इंटरवल ab। तो ये जो मैंने केस लिया है, इसको जैसे अगर अपन डिस्कस करें कि मैं क्या करता हूँ बेटा, कोई एक जैसे एक ग्राफ बना रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए, इसको आपको नोट्स में नहीं लेना है, कि ए पॉइंट और बी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ए और एफ बी, ये हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, ये क्या है, बराबर होती है। और फंक्शन क्या है, ए और बी पॉइंट के बीच में सतत है, लेकिन सतत में अपन ने पहला केस लिया है कि कैपिटल M किसके बराबर है, स्मॉल m के। इसका मतलब ये क्या है, एक अचर फलन है। ठीक है, अब जब अचर फलन है तो इसके अंदर प्रत्येक f(x) बराबर क्या आ जाएगा, k, और f'(x) उस केस में क्या हो जाएगा, 0। a से b के मध्य प्रत्येक पॉइंट पर f'(x) का मान क्या होगा, 0 होगा। तो ए अपने को चाहिए था कि f' इज इक्वल टू 0 वेन एवर c बिलोंग टू ओपन इंटरवल ab। तो c पॉइंट चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे कहीं लो आप, उस केस में हर हालत में f' का मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी केस हो सकता है जब कैपिटल M का मान क्या हो, स्मॉल m के बराबर ना हो, जैसे ये वाला केस। ठीक है, उस केस में उच्चक और फलन अभी भी a और b पॉइंट के बीच में क्या है, सतत है, और कैपिटल M किसके बराबर नहीं है, अब स्मॉल m के, और कैपिटल M हर हालत में क्या होगा, फंक्शन का स्मॉल m से क्या होगा, बड़ा होगा। तो उस केस में अपन अब फिर f' को क्या बताएंगे बेटा, 0 के बराबर बताएंगे। तो ये रोल प्रमेय का अपन ज्यामितीय अर्थ के अंदर पूरा बताते हैं कि अगर a और b पॉइंट पे f a और f e बराबर हैं तो सबसे पहले केस में ये अचर फलन हो सकता है, दूसरे केस में ये इस रूप में हो सकता है। तो इसके कम से कम हर पॉइंट पे अपन अगर टेंजेंट खींचेंगे तो ये पॉइंट ऐसे आएंगे जिन पर क्या होगा बेटा, ये टेंजेंट जो है पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होगा, और इन्हीं पॉइंट्स पर फंक्शन का मान f' उसके डेरिवेटिव का मान क्या होगा, 0 होगा। तो ये चीज़ अपने को सिद्ध करनी है। यहाँ तो देखो जैसे 3 पॉइंट आ गए, लेकिन केस ऐसा भी हो सकता है था अपने पास खाली ये वाला भी केस हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में भी अपना ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर f' का मान क्या होगा, 0 होगा। तो अभी मैं सारे डिस्कस करूँगा केस, लेकिन अभी अपन पहले मैथमेटिकल प्रूफ पे दिमाग लड़ा रहे हैं सारा। तो मैथमेटिकल प्रूफ देखो आप क्या लिखता है अब, स्थिति 2 माना कि कैपिटल M डज नॉट इक्वल टू स्मॉल m। ठीक है, और fa बराबर fb, तो इस प्रमेय की कंडीशन है ही, साथ में
कैपिटल M डज नॉट इक्वल टू स्मॉल m। अब तुम्हारे को एक प्रकार से एक संख्या तो ये हो गई FA बराबर FB, एक संख्या ये हो गई M और दूसरी संख्या ये हो गई, तो कुल संख्या कितनी हो गई 3। 3 में से 2 संख्याएं आपस में बराबर नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर कि इस स्थिति में कम से कम एक परिबंध, इन उच्चक और निम्नक को क्या बोलते हैं अपन, उच्च परिबंध या निम्न परिबंधों का महत्तम और निम्नतम मानी तो बोलते हैं इनको, तो वो कहता है इसको अपन स्मॉल में बोलेंगे परिबंध। तो इस स्थिति में कम से कम एक परिबंध कैपिटल M अथवा स्मॉल m FA तथा FB से अलग होगा। ये लाइन लिखनी पड़ती है बेटा अपने को थोड़ा सा, जैसे ये 2 बराबर 2 है और ये कितना है 3 बराबर नहीं है 4, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये 3 इस 2 के बराबर नहीं है या ये 4 इस 2 के बराबर नहीं है, ये चीज़ अपन ने लिखी है। तो कहता अगर ये 2 भी ले लूँ मैं एक चीज़ तो उसको कवर कर रही है ये चीज़ कि इस स्थिति में कम से कम एक परिबंध कैपिटल M अथवा स्मॉल m FA तथा FB से अलग होगा, और नहीं तो दोनों ही अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने तो एक लेके चला है जो सबसे ईजीएस्ट मामला है, ठीक है। तो इस स्थिति में कम से कम एक परिबंध कैपिटल M अथवा स्मॉल m FA तथा FB से अलग होगा, अर्थात M डज नॉट इक्वल टू FA बराबर FB या स्मॉल m डज नॉट इक्वल टू FA बराबर FB, या ये दोनों ही हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। अतः अब अपन एक केस लेंगे पहले उच्चक का, अतः M इज इक्वल टू FC डज नॉट इक्वल टू M किस पे प्राप्त हो रहा है C पॉइंट पे, तो डज नॉट इक्वल टू FA बराबर FB। अपन ने एक केस ले लिया कि M का मान क्या है FC है और FC किसके बराबर नहीं है अब FA और FB के। इसका मतलब अपन लिख सकते हैं कि C का मान क्या नहीं है, ना तो A है ना B है, तो अपन लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज C डज नॉट इक्वल टू A, B। और C डज नॉट इक्वल टू A, B, इसका मतलब आप क्या है, अगर C को किसी भी इंटरवल में लेते हो तो C अब ओपन इंटरवल AB में आएगा। C किस में आएगा, ओपन इंटरवल AB में आएगा, इसलिए C बिलोंग टू ओपन इंटरवल AB, क्योंकि C का मान ना तो A है ना C का मान क्या है B है, तो C किस में आएगा A और B के बीच में, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसके जस्ट बाद अपन क्या करते हैं बेटा कि अपन लिखते हैं चूंकि M बराबर FC फलन F का उच्चतम मान है, चूंकि M बराबर FC फलन F का उच्चतम मान है, अतः f of C plus minus h is less than equal to FC, जहाँ h छोटी एवं धनात्मक संख्या है। तो देखो अब मैंने एक लाइन लिखी है कि FC प्लस h पर इसका मान क्या होगा, या तो FC से कम होगा या FC माइनस h पे भी FC का मान में जब कंपैरिजन करेंगे तो वही उससे वो क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ, देखो कैसे आएगी। जैसे A पॉइंट है और B पॉइंट है, A पॉइंट पर अपन क्या कर रहे हैं, A पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ले रहे हैं FA, B पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ले रहे हैं FB, और इनके बीच में ग्राफ अपन इस तरह से खींच रहे हैं। तो ये सतत है बेटा ग्राफ, ठीक है, A और B पॉइंट के बीच में। अब ये C पॉइंट है जिस पर ये फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है अपनी, ठीक है। C के नेबरहुड में जाएंगे तो क्या मिलेगा C प्लस h, और C के इधर आएंगे तो क्या मिलेगा C माइनस h। अब C प्लस h पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, C माइनस h पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये देख लो आप। तो C प्लस h पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो C की वैल्यू से क्या है, कम है। ये वैल्यू इससे ज़्यादा है ना बेटा, तो इसलिए C प्लस h पर फंक्शन की वैल्यू C से कम है। इसी प्रकार से C माइनस h पर भी जो इसका नेबरहुड पॉइंट है उस पर भी फंक्शन की वैल्यू किससे कम है, C से कम है। लेकिन इसी दरमियान ये भी हो सकता है कि अगर ये फंक्शन बीच में इस रूप में ले ले, ठीक है। अब बीच में ये क्या कांस्टेंट हो गया थोड़ी देर के लिए, तो अब C प्लस h और C माइनस h और C पर वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ये बराबर वाला साइन भी क्या आएगा, सेम आएगा।
तो एफ सी प्लस एच किसके बराबर आएगा, एफ सी के भी बराबर आएगा, एफ सी माइनस एच भी एफ सी के बराबर आएगा, और एक केस में एफ सी प्लस एच किससे कम आएगा, एफ सी से, और एफ सी माइनस एच किससे कम आएगा, एफ सी से। ठीक है, तो दोनों केस अपन ने कंबाइन करके लिख दिए कि एफ सी प्लस एच लेस देन एफ सी, जहाँ एच छोटी एवं धनात्मक संख्या है। इसी प्रकार एफ सी माइनस एच भी लेस देन एफ सी, जहाँ एच छोटी एवं धनात्मक संख्या है। अब वो ये कहता है कि अपन एफ सी प्लस एच में से एफ सी घटा दें इससे, तो इसका मान क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। एक बार प्लस वाला ले लेते हैं और एक बार माइनस वाला लेते हैं। इसी प्रकार और एफ सी माइनस एच, अब की बार माइनस एच ले लिया, उसमें से भी एफ सी घटा दिया और इसका मान भी क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब वो ये कहता है इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, और या इट इम्प्लाइज करके लिख लो आप, इसमें एच का भाग लगा दो पूरे में, तो भी ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। अगर कोई संख्या 0 से कम है और उसमें धनात्मक चीज़ का भाग लगाएंगे तो वो संख्या अभी भी क्या रहेगी बेटा, 0 से ही कम रहेगी या 0 के बराबर रहेगी। इसी प्रकार अगर मैं इसमें ऋणात्मक चीज़ का भाग लगा दूं तो ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अब की बार चिन्ह बदल जाएगा इनइक्वलिटी का। तो ये अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसमें माइनस एच का भाग लगाएंगे क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, माइनस एच, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, एच। तो अपन को बतानी है डेफिनेशन किसकी, एक राइट हैंड डेरिवेटिव की और एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। ठीक है, तो इसलिए अपन ने क्या किया कि इसके डिफरेंस का भाग लगा दिया अपन ने, डिफरेंस का भाग लगाया तो ये माइनस में लगा, माइनस में लगने से ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई इनइक्वलिटी, और ये इनइक्वलिटी इनके डिफरेंस का भाग लगाया तो क्या आई, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब वो कहता है दोनों व्यंजकों में एच टेंस टू 0 लेने पर, दोनों व्यंजकों पे वो कह रहा है एच टेंस टू 0 लेने पर तो क्या आ जाएगी चीज़, इट इम्प्लाइज, देखो नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे आप, इट इम्प्लाइज करके लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तथा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, किससे आएगी ये, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है, ये किसकी डेफिनेशन है, एफ डैश सी प्लस 0 की, पहले लेक्चर में मैंने बताया था डेरिवेटिव की, और ये किसकी डेफिनेशन है, एफ डैश सी माइनस 0 की। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को लिखो। अब आप क्या निष्कर्ष निकाला आपने इन दोनों से, कि अतः इट इम्प्लाइज एफ डैश सी प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 0 तथा एफ डैश सी माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई ये थ्योरम कहती है कि एफ डैश सी विद्यमान है, एफ डैश सी विद्यमान है, तो इसका मतलब क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन का और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव एक बार तो कहता है या तो 0 से कम हो सकता है या 0 के बराबर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो कहता है या तो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर, और एफ डैश सी विद्यमान है, इसका मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर ये दोनों बराबर हो रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या आएगी, खाली 0। तो अपन लिखेंगे चूंकि एफ डैश सी विद्यमान है अतः एफ डैश सी प्लस 0 एवं एफ डैश सी माइनस 0 विद्यमान तथा बराबर है, विद्यमान तथा क्या होंगे, बराबर हैं। यह उसी अवस्था में संभव है, यह उसी अवस्था में संभव है जबकि क्या लिखें अपन, एफ डैश सी प्लस 0 इज इक्वल टू 0 एफ डैश सी माइनस 0। ठीक है, ये सिर्फ दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही केस 0 के बराबर हो रहे हैं, तो वो कह रहा है कि दोनों तभी पॉसिबल है जब एफ डैश सी प्लस 0 और एफ डैश सी माइनस 0 क्या हो, 0 हो। अतः एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 फॉर ईच सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। जब भी सी फॉर ईच नहीं, या आप लिख सकते हो ई जब भी, या आप इस चीज़ को इसी तरह उससे बस सेमी कॉलम लगा के लिख दो। अतः एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 जबकि
जबकि C बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, ये लिखो आप, जबकि C बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, तो उस केस में अपन ने एफ डैश सी को क्या कर दिया 0, अगर रोल प्रमेय की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई। कौन कौन सी? कि एफ ए बराबर एफ बी है, लास्ट कंडीशन है। सेकंड लास्ट कंडीशन कौन सी है? कि फंक्शन एफ डेरिवेबल है ओपन इंटरवल में। और पहली कंडीशन कौन सी है? कि फंक्शन एफ कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है, अब इसके बाद वो अपन को एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। इसी प्रकार यदि, वो कहता है निम्नक के लिए भी थ्योरम प्रूफ करते हैं कुछ लोग, लेकिन वो बहुत लंबी हो जाती है, तो अपन को सिर्फ लाइन लिख दो उसमें, इसी प्रकार यदि स्मॉल एम डज नॉट इक्वल टू एफ ए बराबर एफ बी, इसी प्रकार यदि स्मॉल एम डज नॉट इक्वल टू एफ ए बराबर एफ बी, तब हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं कि एफ डैश डी इज इक्वल टू 0, जबकि डी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, तो ये कोई भी ऐसा एक पॉइंट जरूर होगा जिस पर फलन एफ अपने उच्चक और निम्नक को प्राप्त करता है, तो उससे अपन ने क्या निकाला कि एफ डैश सी भी 0 आया और एफ डैश डी भी अपने पास 0 आ रहा है। तो यही रोल प्रमेय है बेटा, और रोल प्रमेय का प्रूफ जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जाम में आप कर सकते हो, क्योंकि रियल में भी आगे आने वाले टाइम में ऐसी थ्योरम आएंगी जो वाकई में बहुत ज़्यादा टफ हैं। टफ ये भी हैं अगर नहीं समझोगे तो। ठीक है, ओके बेटा।